वापस चलते हैं अपना प्रोजेक्ट के ऊपर, और प्रोजेक्ट के अंदर हम Next.js का प्रोजेक्ट जो है ना वो गेट स्टार्टेड कर रहे हैं, बना रहे हैं। तो उसकी कमांड हमने चलाई npx create next app। जिस तरह npx create react app थी, यहाँ पे जस्ट react की जगह पे next app @latest मतलब लेटेस्ट वर्जन करना, @12 ये पुराने वर्जन करने हैं तो वो भी ऑप्शन होती है। तो हम लेटेस्ट सीख रहे हैं 13.4, सही है। अच्छा, उसके बाद लेटेस्ट वर्जन करने के बाद हमारे पास जब प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं तो कुछ क्वेश्चन पूछता है। वो कहता है प्रोजेक्ट का नाम क्या रखना है, हमने क्लास 01 रख लिया। वो कह रहा है जी भाई टाइपस्क्रिप्ट लगानी है या नहीं, टाइपस्क्रिप्ट पे हमने बात कर ली, ESLint पे बात कर ली। अब रहेगी जी टेलमेंट CSS, सही है। अब ये टेलमेंट CSS क्या है, इसको हमने डिस्कस करना है। अच्छा, इसको डिस्कस करने के लिए CSS के फ्रेमवर्क्स क्या होते हैं उसको थोड़ा सा हमें एक्सप्लोर करना है, ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे इसके ऊपर। CSS जब हम डिज़ाइनिंग करते हैं ना, जो वेब डेवलपमेंट होती है, यानी कि वेबसाइट बनाना चाह रहे हैं ना, अभी हम वेब एप्स बनाना चाह रहे हैं, तो वेब एप्स के 3 मॉड्यूल्स होते हैं। मॉड्यूल नंबर 1 इज़ कि आपने फिग्मा एक टूल होता है, उसके अंदर डिज़ाइन बनते हैं, वो UI UX डिज़ाइनर डिज़ाइन करते हैं। यानी कि वो वेबसाइट्स को ये ऐसे, जैसे ये मोबाइल ऐप डिज़ाइन हो रही है, ऐसे मोबाइल ऐप वेब ऐप को डिज़ाइन करते हैं। वो ड्रैग एंड ड्रॉप से ना सिर्फ डिज़ाइन होता है, उसमें कोई फंक्शनैलिटी नहीं होती। तो वो कौन डिज़ाइन करते हैं, जो UI UX डिज़ाइनर होते हैं। वो एक अलग जॉब है, वो हमारी जॉब नहीं है, सही है। वो UI UX डिज़ाइनर जो है ना वो ऐप को क्या करते हैं, डिज़ाइन करते हैं, सही है जी। डिज़ाइन हो गई हमारी ऐप। अच्छा, वो डिज़ाइन होने के बाद फिर क्या होता है कि नेक्स्ट जो ये डिज़ाइन बना है, इस डिज़ाइन को हम कन्वर्ट करते हैं कोड में, यानी कि HTML लिखते हैं उसकी, सही है। अगर मोबाइल ऐप है तो कोई डिफरेंट जो है रेक नेटिव में रेक नेटिव लिखते हैं उसकी, सही है। अच्छा, अब ये जो काम है ना कि हमने सिंपली जो भी हमारा डिज़ाइन था उसको कोड में कन्वर्ट करना है, यानी कि HTML लिखनी है उसकी। इन शॉर्ट HTML और CSS से, HTML से उसकी सारा स्ट्रक्चर बनता है, CSS से डिज़ाइनिंग होती है। तो डिज़ाइनर ने तो ऐसी मोबाइल या वेब ऐप बना के रख दी है, अब हमने इसको करना है कन्वर्ट। अब इसमें ये चैलेंज होता है, ये होता है प्रोजेक्ट का वेब ऐप या मोबाइल ऐप का फर्स्ट मॉड्यूल। तो उसमें क्या होता है कि जो भी फिग्मा होता है, फिग्मा एक टूल है जिसमें डिज़ाइन बनते हैं, और भी टूल हैं। जैसे अगर आपके पास कभी आए एब्स्ट्रैक्ट डिज़ाइन, सॉरी एब्स्ट्रैक्ट भी होता है एक, एब्स्ट्रैक्ट द आर्ट ऑफ डिज़ाइन व्हाटएवर ऐसा, सॉरी छोर ही निकल है। एब्स्ट्रैक्ट अच्छा, ये टूल होता है, सही है। एब्स्ट्रैक्ट ये भी एक टूल है। फिर एक टूल होता है स्केच, ये भी एक टूल है। फिर एक टूल होता है डॉम XD, ये भी एक टूल है। तो ये सारे टूल जो है ना ये बनाने के लिए UI UX डिज़ाइनर के ये वेब और मोबाइल ऐप्स डिज़ाइन करने के लिए होते हैं। तो वो कैसे करते हैं, वो क्लाइंट या जिसकी प्रोजेक्ट होता है वो ओनर, उससे बातचीत करके रिक्वायरमेंट गैदर होती है। फिर वो रिक्वायरमेंट जो है वो हम दे देते हैं डिज़ाइनर को। डिज़ाइनर जो है ना वो वेब ऐप या मोबाइल ऐप इन टूल्स के ऊपर डिज़ाइन कर देते हैं। अच्छा, आप लोग डेवलपर्स का काम क्या है, उस पर्टिकुलर चीज़ को कन्वर्ट करना कोड के अंदर। ये एक मॉड्यूल कहलाता है हमारा, सही है, उसका जो भी डिज़ाइन बनाना। फिर डिज़ाइन बना के उसके अंदर हम फ्रंट एंड की लॉजिक्स, यानी कि उसमें लूप लगाते हैं, इफ कंडीशन लगाते हैं, उसको फंक्शनल करते हैं। तो ये हमारा इंटीग्रेशन, फ्रंट एंड इंटीग्रेशन पार्ट कहलाता है, ये दूसरा मॉड्यूल होता है। फिर हम उसकी कोई बैक एंड APIs लिखते हैं या कोई ऐसी लॉजिक्स डिफाइन करते हैं जो हमने फ्रंट एंड पे नहीं लिखनी, यानी कि उसकी सिक्योरिटी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे बैंकिंग के अंदर पेमेंट ट्रांसफ़र करना, किसी की दूसरे अकाउंट में ऐड करना, माइनस करना, ये सारी इन्फॉर्मेशन डालते हैं बैक एंड के ऊपर। तो ये हमारा तीसरा हो गया। तो फ्रंट एंड यानी कि डिज़ाइनिंग करना,
फिर उसकी इंटीग्रेशन करना बैकएंड से दूसरा पार्ट, और बैकएंड को डेवलप करना तीसरा पार्ट। ये तीनों मिलके एक वेब ऐप बनाते हैं या मोबाइल ऐप बनाते हैं। इसमें ये 3 मेजर मॉड्यूल्स में हम इसको डिवाइड करते हैं। अब ये जो पहला मॉड्यूल है ना, यानी कि जो फिग्मा, स्केच, एब्स्ट्रैक्ट या एडोब एक्सडी से कन्वर्ट करना डिज़ाइन, ये बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड है। मोस्ट ऑफ द लोगों को ये चीज़ जल्दी आ जाती है, सीख लेते हैं। लेकिन अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या होता है कि कौन सा डेवलपर कितनी जल्दी इसको डिज़ाइन करता है। यानी कि फिग्मा से वो नेक्स्ट जेएस के अंदर कोड सेम टू सेम डिज़ाइन बनाने में कितना टाइम लेता है, सही है। तो इसको हमें कैलकुलेट करना होता है। तो जो डेवलपर कम टाइम लेता है वो ज़्यादा बेस्ट डेवलपर है। लेट्स सपोज एक पेज, ये एक वाली स्क्रीन कन्वर्ट करनी है उधर, तो वो उसमें महीना ले ले तो बड़ा मसला है ना। तो इसलिए हमें जो डिज़ाइनिंग करनी होती है वो CSS से होती है। तो CSS जो है वो उसकी फील्ड प्रॉपर्टीज़ रहती हैं, जस्ट लाइक पैडिंग दे दो, मार्जिन दे दो, इस तरह की सारी चीज़ें रहती हैं। अब अगर हम वो बेसिक सारी CSS को सिर्फ यूज़ के डिज़ाइन बनाएंगे ना, तो वो मे भी हमारा 5 दिन में बने। और अगर हम CSS का कोई फ्रेमवर्क, जिस तरह रिएक्ट का फ्रेमवर्क हम नेक्स्ट पढ़ रहे हैं, इस तरह CSS के भी काफ़ी ज़्यादा फ्रेमवर्क है। अगर हम उनमें से कोई उसका फ्रेमवर्क इस्तेमाल कर लें तो वो काम हम जल्दी कर सकते हैं, मे बी हम 2 दिन में कर लें, सही है। तो उसमें काफ़ी ज़्यादा फ्रेमवर्क जो है वो पॉपुलर है। उसमें आप कह लो बूटस्ट्रैप, आप लोगों ने सबने सुना होगा, वो है, उससे हम डिज़ाइनिंग कर लेते हैं। फिर हमारे पास जो है मटेरियल UI काफ़ी पॉपुलर फ्रेमवर्क है, उसमें हम डिज़ाइनिंग कर लेते हैं। फिर हमारे पास आर्ट डिज़ाइन, वो एक फ्रेमवर्क है, उसमें कर लेते हैं। फिर हमारे पास डिज़ाइनिंग के लिए होता है मटेरियलाइज CSS, हम उसमें डिज़ाइनिंग कर लेते होते हैं। फिर हमारे पास जो है वो फ्रेमवर्क है चाकरा UI, वो एक फ्रेमवर्क है, उसमें कर लेते हैं। यानी कि ये बहुत ज़्यादा हैं, हंड्रेड्स ऑफ हैं। ये कुछ मैंने पॉपुलर जो मुझे नाम आते थे मैंने लिए हैं, इसके अलावा भी हो सकते हैं। अच्छा, इसमें अभी रिसेंटली जो पॉपुलर हो रहा है वो है जी टेलमेंट CSS। अब ये फ्रेमवर्क ना टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं। लेट्स सपोज अगर 2021 या 22 की बात करूं, देन मटेरियल UI वाज द नंबर 1 फ्रेमवर्क जिससे हम डिज़ाइनिंग कन्वर्ट करते थे, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा फंक्शनैलिटीज़ थी, चीज़ें थी। लेकिन अब ये ऑलमोस्ट ख़त्म हो रहा है। उसकी रीज़न ये है कि इसके अंदर कम्प्लेक्सिटी बहुत बढ़ गई है और उसकी हैवी बहुत हो जाती है। लेट्स सपोज अगर आपने एक ऐप बना रहे हो, वो 1 KB की है, जैसे मटेरियल UI इंस्टॉल होगी वो MBs में चली जाएगी। तो वो प्रॉब्लम की वजह से मटेरियल UI अब होना शुरू। उसके फिर 2021 के बाद वो चाकरा UI का काफ़ी ट्रेंड बना था, तो उसमें क्या था कि उसमें लोग काफ़ी वो उसमें परफॉर्मेंस थोड़ी मटेरियल UI से बेहतर थी, उसमें भी कंपोनेंट मिल रहे थे। लेकिन मसला ये है कि ये टाइम टू टाइम इनके ट्रेंड चेंज होते रहते हैं। कभी कोई फ्रेमवर्क पॉपुलर हो जाता है, कभी कोई फ्रेमवर्क, तो हर ईयर तकरीबन एक CSS का फ्रेमवर्क पॉपुलर होता है, सही है। अच्छा, अब एज अ डेवलपर आप क्या करोगे? एज अ डेवलपर मुझे ये लगता है आपको ओपन माइंडेड होना है CSS के फ्रेमवर्क्स को लेके। वो ये कि कोई भी हो कर लूँगा, उसकी कोई भी फ्रेमवर्क हो तो डेवलप कर लूँगा। उसकी रीज़न ये है कि अगर हम CSS के फ्रेमवर्क के साथ रिस्ट्रिक्शन ऐड करना शुरू करेंगे ना तो बहुत लिमिटेशन है, क्योंकि हंड्रेड्स ऑफ है ना। कोई क्लाइंट कह रहा है बूटस्ट्रैप लगा दो, कोई कह रहा है टेलमेंट लगा दो, कोई कह रहा है मटेरियल UI लगा दो, तो बहुत ज़्यादा है। तो अब इनको रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते हम एज अ डेवलपर। और इनमें अगर आप देखो तो कोई मेजर फ़र्क नहीं है। ऐसा नहीं है कि मटेरियल उससे बेहतर है, वो उससे बेहतर है, कोई ख़ास मेजर फ़र्क नहीं है। बड़े इजी सा मामला है, कोई ख़ास मेजर फ़र्क नहीं है। तो इस वजह से हम ये जो है वो अपने माइंड को ओपन रखेंगे। तो जो चीज़ किसी भी फ्रेमवर्क में सीखने वाली है, वो शायद मैंने पहले भी आप लोगों से बात की हुई है, वो क्या होती है? लेआउट। कि किसी भी पर्टिकुलर वेबसाइट का लेआउट उस फ्रेमवर्क में कैसे बनेगा। जैसे लाइक बूटस्ट्रैप ग्रिड लेआउट यूज़ करती है, तो 12 कॉलम होते हैं, 4 कॉलम, वो वाला सिंटैक्स आपको समझ आना चाहिए। अगर टेलमेंट जो है फ्लेक्स यूज़ करती है तो आपको पता होना चाहिए फ्लेक्स की प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी है, फ्लेक्स रैप कैसे काम करता है, नो रैप कैसे काम करता है, फ्लेक्स डायरेक्शन रो कैसे काम करती है, कॉलम कैसे काम करती है, वो प्रॉपर्टीज़ आपको अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है। तो मतलब कि वो फ्रेमवर्क
लेआउट के लिए कौन सा स्ट्रक्चर यूज़ कर रहा है उसको सीखना है। और वो लिटरली अगर आप CSS में थोड़ा बहुत एक बूटस्ट्रैप में काम करना आपको आता है तो वही काम सीखने में आपको चाकरा UI में या आपको मटेरियल UI में कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। मे बी आपको 1 दिन लग जाएगा मैक्सिमम, मैं बोल रहा हूँ, या 2 दिन लग जाएंगे जिसके अंदर आपको हैंड्स ऑन करना है। तो जब आपको उसका एक एक्सपीरियंस हो जाएगा नेक्स्ट टाइम आपको चीज़ें समझ आने लग जाएंगी। और डॉक्यूमेंटेशन आपके पास पड़ी है, उधर से हमें हेल्प लेनी है। क्यों? क्योंकि इतने फ्रेमवर्क हैं, जब स्विच करते रहेंगे फ्रेमवर्क तो इतनी क्लासेस तो याद नहीं रख सकते, तो फिर डॉक्यूमेंटेशन से हेल्प लेंगे हमेशा। तो डॉक्यूमेंटेशन से हेल्प लेते जाएंगे, काम करते जाएंगे। बात समझ आ गई आप लोगों को? तो आइडिया क्या हुआ कि एज अ डेवलपर, एज अ आप लोगों ने अपने माइंड को रिस्ट्रिक्ट नहीं करना। अगर कोई बंदा कह रहा है मुझे चाकरा में काम चाहिए तो आप कहेंगे ठीक है चाकरा में करूँगा। कोई कह रहा है मटेरियल UI में चाहिए तो मटेरियल UI में करूँगा। कोई कह रहा है टेलमेंट में चाहिए तो टेलमेंट में करूँगा। अच्छा, अभी मुझे ये लगता है कि टेलमेंट जो है वो 2023 के अंदर अभी पॉपुलर है ग्राफ में निस्बतन बाकियों से। तो अभी चूंकि ये पॉपुलर है तो इसको कर लेते हैं, सही है। अगर कोई और फ्रेमवर्क पॉपुलर होगा तो उसको पकड़ लेंगे। मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये हो सकता है कि हम पढ़ते पढ़ते हमारी ये क्लास खत्म होते होते कोई दूसरा फ्रेमवर्क पॉपुलर हो जाए और उसमें काम आने लग जाए। तो फिर आप कहेंगे यार ये अभी तो मैं पढ़ के आया हूँ टेलमेंट CSS, तो अभी फ्रेमवर्क चेंज हो गया। तो मसला ये है कि ये कोई बहुत मेजर चेंजेस, देखो ना CSS है, पैडिंग का मतलब भी वही रहना, मार्जिन का मतलब भी रहे। हर बंदा, हर कंपनी कुछ ना कुछ बनाने के लिए ट्राई कर रही है, तो वो छोटे छोटे कंपोनेंट बनाती है, कभी कोई पॉपुलर हो जाती है कभी कोई। तो ये कोई इतनी बड़ी चेंजेस नहीं है कि एज ए इंजीनियर आपको इससे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपने कहना कि वेलकम, जो भी है जी वेलकम, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कर लूँगा। तो करना कैसे है जी? डॉक्यूमेंटेशन पढ़ूंगा, 2 दिन में अंडरस्टैंड करूँगा, कर लूँगा, सही है। तो इवन मुझे नहीं लगता कि आपको वीडियो भी कोई देखने की ज़रूरत है कि आपने CSS पे काम करना है, सही है। तो ये समझ आ गई आपको? तो टेलमेंट हो, मटेरियल UI हो, बूटस्ट्रैप हो, हमारे लिए फ़र्क नहीं पड़ता, तो हम उससे परेशान नहीं होंगे। तो अभी हम वो जो Next.js है वो ज़्यादा टेलमेंट को प्रेफर कर रहा है, तो इसकी वजह से ये पॉपुलर भी ज़्यादा हो रही है। क्योंकि Next.js पॉपुलर हो रहा है तो टेलमेंट भी पॉपुलर हो रही है। तो हम या येस कर लें या नो कर लें, आपकी मर्ज़ी है। अगर येस करेंगे तो वो टेलमेंट भी कन्फिगर कर देगा। तो हम येस करें या नो करें? येस कर देते हैं, क्योंकि इससे हमें कोई ज़्यादा मेजर फ़र्क नहीं पड़ रहा, सही है। तो हमारे लिए मटेरियल UI, कल को अगर नेक्स्ट कहता है जी मैं मटेरियल UI यूज़ करूँगा तो हम भी वो यूज़ कर लेंगे। तो इतना ज़्यादा एज अ डेवलपर हमारे लिए ये चीज़ प्रॉब्लमेटिक नहीं है, क्योंकि ये जस्ट डिज़ाइन से रिलेटेड है। और डिज़ाइन हमें HTML CSS यूज़ करना आती है, तो फिर इम्पोर्टेंट नहीं है कि कोई भी फ्रेमवर्क हो तो काम कर लूँगा। यही आपने शो करना है। अगर आप किसी को बोलोगे कि मैं सिर्फ टेलमेंट में काम करूँगा तो फिर मसला हो जाएगा, क्योंकि इतने ज़्यादा हैं ये कवर नहीं होंगे फिर। तो आपने अपने माइंड को भी समझाना है, भाई मुझे इससे मतलब टेलमेंट से मुझे रिस्ट्रिक्ट नहीं करना अपने आप को, मैं कोई भी यूज़ करूँ फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा, अब अगला क्वेश्चन पूछ रहा है वुड यू लाइक टू यूज़ सोर्स डायरेक्टरी। तो इसमें हमारे पास येस नो दोनों ऑप्शन है। सोर्स डायरेक्टरी क्या होती है कि अगर मैं आपको कोड दिखाऊँ, यहीं पे मैंने ओपन किया था रिएक्ट का, तो उसके अंदर ये सोर्स का एक फोल्डर बना होता है SHC, उसके अंदर बाकी सारे हम फोल्डर बनाते हैं। तो वो ये कह रहा है कि चूंकि ये रिएक्ट का फ्रेमवर्क है तो रिएक्ट जो है सोर्स का फोल्डर बनाती है, तो SRC का फोल्डर आप भी बनाना चाहोगे नेक्स्ट में या नहीं, तो आपकी मर्जी है। आप यस करोगे वो फोल्डर बना देगा, नो करोगे तो नहीं। यस करोगे तो वो सारा कुछ उस फोल्डर में डाल देगा, नो करोगे तो रूट लेवल पे। अच्छा, मैं ये समझता हूँ कि नो कर दें ज़्यादा बेहतर है। उसकी रीज़न 2 है। एक तो बाय डिफ़ॉल्ट आपने भी देखा होगा उसने भी नो ही सिलेक्ट किया। उसकी रीज़न क्या है? क्योंकि देखो ना, एक एक्स्ट्रा फोल्डर हो जाता है, उस फोल्डर में जाके मजीद फोल्डर, तो एक एक्स्ट्रा नेस्टिंग जा रही है, तो ज़रूरत नहीं है। हम रूट लेवल पे भी नेविगेशन बना सकते हैं, रूट लेवल पे पेजेस, रूट लेवल पे सारा बना लें तो ज़्यादा बेहतर है। तो वो हम नो कर देंगे उसको। अच्छा जी, अब ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आ गया, वुड यू लाइक टू यूज़ ऐप राउटर, और आगे लिखा हुआ है रिकमेंडेड। अब बाकियों पे उसने रिकमेंडेड नहीं लिखा, इस पर उसने रिकमेंडेड लिखा है, तो मतलब समथिंग इज इम्पोर्टेंट हेयर, कि कुछ इंपॉर्टेंट पंगा है जिसकी वजह से यहाँ पे उसने रिकमेंडेड लिख दिया। वो क्या है कि जो Next.js में 2 तरह का राउटिंग सिस्टम काम करता है।
राउटिंग मतलब एक पेज से दूसरे पेज में जाना या पेजेस बनाने की फंक्शनैलिटी को राउटिंग बोलते हैं। सही है, सही है। रिएक्ट में ये बाय डिफॉल्ट राउटिंग का कोई कंसेप्ट नहीं है। अगर आपने राउटिंग करनी होती है रिएक्ट में तो किस तरह करते हैं, रिएक्ट राउटर डोम यूज़ करके। तो वो कोई राउटिंग नहीं होती, क्योंकि वो जस्ट क्लाइंट साइड की कंडीशंस हैं, वो कोई राउटिंग नहीं है, वो जस्ट ब्राउज़र के लिए धोखा है, एक्चुअल में राउटिंग नहीं, फेक राउटिंग है। सही है। अच्छा जी, असल राउटिंग कौन दे रहा है, नेक्स्ट.जेएस दे रहा है। अब नेक्स्ट.जेएस की जब डॉक्यूमेंटेशन में आएंगे हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन आ जाता है, अगर ये एरो पे क्लिक, इसकी पूरी डॉक्यूमेंटेशन भी इसी कंसेप्ट के गिर्द घूमती है। वो क्या है, ड्रॉप डाउन में ऐप राउटर और पेज राउटर। तो हमारे पास दो तरह की राउटिंग होती है नेक्स्ट.जेएस में, ऐप राउटिंग एंड पेज राउटिंग, ऐप राउटर एंड पेज राउटर। अच्छा, जो ऐप राउटर है वो लेटेस्ट है, यानी कि जो वर्जन 13.4 समथिंग में वो कह रहा है कि ऐप राउटर का यूज़ करो, और जो पेज राउटर है वो थोड़ा पुराना है। पेज राउटर में सर्वर साइड पे हम कंपोनेंट का कोई भी कंसेप्ट रेंडरिंग का नहीं था। ऐप राउटर के अंदर हम सर्वर रेंडरिंग और क्लाइंट रेंडरिंग कर सकते हैं। सही है, यानी कि रिएक्ट का कंपोनेंट जो सर्वर पे रेंडर हो रहा है ये ऐप राउटर के अंदर आया फीचर, जो हमने उस दिन बहुत डिस्कशन में किया था ना कि नेक्स्ट.जेएस ने बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया, अब ये बहुत हाई पे जाने वाला है। तो वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी, एसईओ। और एसईओ में क्या होता था कि HTML को किधर से रेंडर करो, सर्वर से। तो अब ये सर्वर साइड रेंडरिंग जो है ना वो अवेलेबल है इन ऐप राउटर। तो हम फिर किसकी तरफ जाएंगे, तो पेज राउटर वाला जो सिंटैक्स था वो पुराने वर्जन्स में था, नए वर्जन्स में कौन सा है। अच्छा, अब ये बिल्कुल ही, क्योंकि नेक्स्ट.जेएस में भी काफ़ी डेवलपमेंट हो चुकी थी, अब ये बिल्कुल ही तो ख़त्म नहीं कर रहे हैं उसको। ऐसा नहीं कर रहे हैं कि अब नेक्स्ट.जेएस 13.4 में हम पेज राउटर यूज़ ही नहीं कर सकते, वो ऐसा ऑप्शन दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम रिकमेंड कर रहे हैं क्या, ऐप राउटर। आप फिर भी पेज राउटर पे जाना चाहते हो किसी मजबूरी के तहत तो आप जा सकते हो, लेकिन हमारी कोई मजबूरी नहीं, हम तो नया कर रहे हैं तो हम ऐप राउटर में ही चले जाएंगे। लेकिन पेज राउटर को भी थोड़ा सीखेंगे हम अपने कोर्स में। उसकी रीज़न क्या है कि जब आप प्रोजेक्ट करने जाओगे तो हो सकता है कि नेक्स्ट.जेएस का कोई पुराना प्रोजेक्ट आपके हाथ लग जाए जो नेक्स्ट.जेएस 12 में बनाओ, तो उस वक्त तो सारी राउटिंग किस में हो रही थी, पेज में। तो इसलिए हमें थोड़ी उसकी, ऐसे तो नहीं हम कह सकते मैं नेक्स्ट.जेएस का डेवलपर हूँ, कोई बंदा कह रहा है कि मुझे ये चेंज कर दो और वो है नेक्स्ट.जेएस 12 में, वो फिर उसको वो नहीं मैं तो नेक्स्ट.जेएस 13 का डेवलपर हूँ, तो बड़ा अजीब लगेगा ना। तो वो वही नेक्स्ट.जेएस के पास डेवलपर हैं, चाहे 12 हो चाहे 13 हो, फर्क नहीं पड़ता। तो इसलिए थोड़ी 10-15 मिनट की गेम है पेज राउटर और ऐप राउटर के फ़र्क अंडरस्टैंड करने के लिए। वो अंडरस्टैंड कर लें तो आपको पेज राउटर भी समझ आ जाएगा। तो वो भी हम एक प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे जिसमें नो करके इसको क्रिएट करेंगे। अभी इसको क्या कर रहे हैं, यस कर रहे हैं। अच्छा जी, ये सारे क्वेश्चन उसने पूछ लिए। अब एक और आखिरी क्वेश्चन आ गया, वुड यू लाइक टू कस्टमाइज द डिफ़ॉल्ट इंपोर्ट एलियस। अब ये मैं आपको बताता हूँ क्या है। हर क्वेश्चन को जब तक समझेंगे नहीं तो बात समझ में नहीं आएगी। अच्छा जी, यहाँ पे आप लोग क्या कर रहे हो, यहाँ पे हमारे पास जो है ना वो डिफरेंट राउट, हमने डिफरेंट कंपोनेंट को इंपोर्ट किया हुआ, ऐसे ही है मतलब ऐसे इंपोर्ट किया ना कंपोनेंट में से। अच्छा, नॉर्मली अगर हमारे पास कोई पिक्चर वगैरह है ना, जैसे अगर मैं चला जाऊँ कंपोनेंट्स के अंदर और मेन कार्ड में, अब जैसे अब ये देखो इमेज वाला मेरे पास ये इमेज कार्ड इमेज करके आ रहा है कुछ, सही है। अब अगर आप देखो इसका इंपोर्ट कैसे काम कर रहा है, इंपोर्ट कार्ड इमेज फ्रॉम कहाँ से, डबल डॉट फॉरवर्ड स्लैश से क्या होता है, एक फोल्डर बैक चला जाता है। इसको कौन सा बोलते हैं, कौन सी स्ट्रेटजी बोलते हैं, कौन सा पाथ की स्ट्रेटजी बोलते हैं, रिलेटिव पाथ या एब्सोल्यूट पाथ। एब्सोल्यूट, ये वाला जो पाथ है ये एब्सोल्यूट पाथ है या रिलेटिव पाथ है। कितने लोग कह रहे हैं एब्सोल्यूट पाथ है, ये रिलेटिव पाथ है। तो जब हम किसी डॉट से या डबल डॉट से आगे पीछे जाते हैं तो जिसके अंदर
आपकी हार्ड ड्राइव यानी कि सी ड्राइव में है, ई ड्राइव में है, ये नहीं डिफाइन, पूरा फोल्डर स्ट्रक्चर यानी कि डाउनलोड में ये डिफाइन नहीं है, तो वो रिलेटिव पाथ कहलाता है। जिसमें यानी कि आप ऐसे डिफाइन करो ना कि एसेट में जाने के लिए आपको ई ड्राइव में जाना है, सॉरी ई ड्राइव में जाना है, फिर कॉलन, फिर कोई डाउनलोड्स का फोल्डर है उसमें जाना है, फिर कोई प्रोजेक्ट्स का फोल्डर ऐसे, तो इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट पाथ, कंप्लीट पाथ ऑफ एनी फाइल, उसको एब्सोल्यूट पाथ बोलता जाता है। तो जब आप डॉट लगा कर लिखते हो तो फिर उसको क्या बोलता जाता है, रिलेटिव पाथ। अच्छा, रिलेटिव पाथ के अंदर जब ये एक फोल्डर के अंदर फोल्डर, फोल्डर के अंदर फोल्डर जब चले जाते हैं ना, फिर रिलेटिव पाथ को लगाना मुश्किल हो जाता है। कैसे, अब यहाँ पे 2 डॉट लगाए हैं, अगर मैं एक और फोल्डर नेस्टिंग होता फिर मैं क्या लगाता, एक और डॉट, ऐसे ही है। फिर अगर मैं एक फोल्डर उस फोल्डर से आगे जाना चाहता हूँ तो क्या लगाता है, एक सिंगल डॉट। मतलब ये बड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है जब ये फोल्डर के अंदर फोल्डर के अंदर फोल्डर जाते हैं, ऐसे ही है। एलियस, इंपोर्ट एलियस क्या कहता है, वो कहते हैं कि आपको ये रिलेटिव पाथ बताते हुए ये सारी चीज़ें नहीं बतानी कि डॉट 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 लगा के आपको कहीं पे जाने की ज़रूरत नहीं है। आपने ऐट द रेट लगाना है और जोन से मर्जी फोल्डर का नाम लिख दें। जैसे लाइक मैं लिख दूँ ऐट द रेट एसेट्स, ये खुद ही एसेट को ढूंढ लेगा। इसको कहते हैं एलियस। एलियस क्या होता है कि ये क्या करेगा, एलियस किसको बोलते हैं, एक बंदे का असल नाम है ना, उसके किसी नकल नाम को एलियस बोला जाता है। बड़े सिंपल ज़बान में बोलूँ, अगर मेरा कोई निक नेम है, वो निक नेम मेरा एलियस कहलाता है इंग्लिश में, यानी कि उसको मैंने किसी और नाम से याद रखा हुआ है, एक्चुअल में मेरी आइडेंटिटी कुछ और है। तो एक्चुअल में इसकी आइडेंटिटी थी ये वाला पाथ। अगर मैंने इस पाथ को याद रखना है, ये सारा ख़त्म करके यहाँ पे ऐट द रेट दिस, तो इसको बोलेंगे एलियस। मतलब एक्चुअल में इसका पाथ ये था, मैंने उसको उसका नाम को दोबारा से चेंज करके कुछ बना दिया, लेकिन एक्चुअल वो ये चीज़ नहीं है, तो उसको बोला जाता है एलियस, कि मैंने असल नाम असल चीज़ के ऊपर कोई और टैग लगा दिया। सही है। तो नेक्स्ट चीज़, डिफ़ॉल्ट में एलियस की कॉन्फ़िगरेशन कर देते हैं। उसका फ़ायदा क्या होता है, को डॉट 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 लगा के पीछे आगे जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको जैसे ऐट द रेट फोल्डर का नाम लिखना है, तो वो फिर आसान हो जाता है इंपोर्ट करना। वो कह रहा है कि वुड यू लाइक टू कस्टमाइज द डिफ़ॉल्ट इंपोर्ट एलियस। वो कह रहा है कि मैंने कुछ डिफ़ॉल्ट में एलियस की कॉन्फ़िगरेशन की है, क्या आपने उसको चेंज करना है, नो या यस। वो डिफ़ॉल्ट में नो कर रहा है क्योंकि उसको पता है कि ये सही कॉन्फ़िगरेशन है, तो हमें भी नहीं करनी है, तो हम नो में जाने देते हैं। जो भी उसका एलियस का फीचर है वो भी हमें मिल जाएगा। मैं उसको कर देता हूँ नो। अब वो क्या कर रहा है, वो जो चीज़ें हमने उसको कही थी वो चीज़ें लेके मेरा प्रोजेक्ट किधर अभी चलेगा ना। उसने बोला कि वुड यू लाइक टू कस्टमाइज द डिफ़ॉल्ट एलियस, तो उसने डिफ़ॉल्ट में कॉन्फ़िगरेशन की है, मैंने उसको कस्टमाइज नहीं करना, तो मैं नो कर रहा हूँ। तो फिर वो कॉन्फ़िगरेशन मुझे खुद से करनी है, अपनी मदद से कस्टमाइज कॉन्फ़िगरेशंस करनी है। हाँ, ऐट द रेट को अंडरस्कोर कर सकते हो, लेकिन वो पंगों में क्यों पढ़ना है ना, जो स्टैंडर्ड है उसी को यूज़ कर लेंगे। हैं, अगर हम टेलविंड भी देखें तो वो तकरीबन फ्लक्स और वो तकरीबन वो CSS ही है, तो कोई ज़्यादा आसान नहीं कर रहा, वो भी बहुत ज़्यादा क्लासेस ही यूज़ करनी पड़ती हैं उसकी। तो आप सीधा फ्लैक्स से डिज़ाइन बना के भी कर सकते हैं, कोई ज़रूरी तो नहीं है। मैं इसलिए कह रहा हूँ ना, बड़े ओपन माइंडेड रहना है CSS के मामले में, क्योंकि कुछ भी हो डिज़ाइन ही करना है, कोई भी पैकेज से किसी से भी कर लेंगे। सही है। प्रोजेक्ट हो गया क्रिएट, फोल्डर में भी नज़र आ रहा होगा, नेक्स्ट JS के अंदर जाएंगे, यहाँ पे आ जाएगा। सही है। तो इसको मैं क्या कर लेता हूँ, कोड में ओपन। अब हम इसका करेंगे क्या, पोस्टमार्टम, इस फोल्डर का करेंगे पोस्टमार्टम। ये इसको थोड़ा खोलेंगे कि इसमें क्या क्या चीज़ें आ गई। सही है, रेडी हैं आप लोग? अच्छा जी, पोस्टमार्टम करने लगे हैं, नीचे से शुरू हो जाएंगे ऊपर से। सही है, उल्टा चले। सही है। tailwind.config.js, तो क्या होगा इसके अंदर, टेलविंड की कन्फिग फाइल है। मतलब क्या है,
कि इसने उसकी कुछ कॉन्फ़िगरेशंस करके रखी हैं, अगर हमने उसकी कॉन्फ़िगरेशन को छेड़ना है टेलविंड की को, इस फाइल में आके छेड़ लेंगे। अभी हमें कोई ख़ास एमरजेंसी पेश नहीं आ रही तो हम इसको नहीं छेड़ेंगे, कोई दर्द भी नहीं हो रहा, तो जब कोई ऐसी पेन होगी तो फिर हम इसको छेड़ेंगे, अदरवाइज़ क्यों छेड़ें? अदरवाइज़ वो है ना हंसी गाल फांसी वो मसला है ना, वो हम इसको छेड़ें वो हमसे लड़ पड़े, तो इसको अभी हम नहीं छेड़ रहे, ये ऐसे ही रहे। सर रीड मी फाइल ये क्या होता है? रीड मी फाइल क्या होती है कि हम प्रोजेक्ट की सारी इंफॉर्मेशन इसमें डाल देते हैं ताकि कोई नया डेवलपर आए वो इस रीड मी फाइल को रीड कर ले। मतलब कि भाई हम ये ESLint के रूल यूज़ कर रहे हैं, यार हमने ऐप राउटर यूज़ करना है, हमने ये करना है, हमने वो करना है, ये वाली टेक्नोलॉजी है, इस तरह से कर रहे हैं, इतने डेवलपर हैं, प्रोजेक्ट मैनेज करने के लिए ये वाला टूल यूज़ होता है। यानी कि जितनी भी बातें होती हैं ना जो आपको चाहिए, ये वाली गिट की रेपो यूज़ कर रहे हैं, इस तरह से कमिट करना है, इस तरह से ये चीज़ें रिव्यू ऐसे करता है, पूरा प्रोसेस हम इसमें लिख देते होते हैं ताकि जो नया डेवलपर आए तो उसको कंपनी, यानी कि जब आप भी लोग डेवलपर बन जाओगे, आपको किसी प्रोजेक्ट में डाला जाएगा, आपने एक्साइटेड हो गए अंधे वाह क्वेश्चन नहीं पूछना शुरू कर देने, ये भी बताएं, ये भी बताएं, ये भी बताएं, फिर बंदा समझता है इसको कुछ भी नहीं पता। ये तो बेसिक चीज़ है ना, जब भी प्रोजेक्ट में आपको कोई ऐड करेगा तो सबसे पहले क्या करना है? रीड मी। तो अगर रीड मी नहीं है तो फिर खुद ही समझ जाए प्रोजेक्ट का क्या लेवल तो फिर वो उसको ऐसे ही लें, ठीक है। तो अगर रीड मी है तो वो पढ़ लेंगे, सारी बातें वहीं से क्लियर हो जाएंगी। अगर रीड मी नहीं लिखी हुई तो फिर उसी डेवलपर का सर खाएंगे, किसी ना किसी का भाई बताओगे क्या चक्कर है। तो अभी इसने बहुत सारी रीड मी लिखी हुई है, हम उसको ख़त्म करके जैसा लर्न नेक्स्ट JS लिख देते हैं, क्योंकि अभी हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम पूरी रीड मी लिखें, सही है। तो अगर ज़रूरत पड़ेगी तो लिख देंगे हर चीज़, यानी कि मतलब बेसिक कैसे कि हमारा प्रोजेक्ट का प्रोसेस क्या है, प्रोसेस गिट पे पुश करने का प्रोसेस क्या है, कौन सी किस ब्रांच में कोड पुश करना है, हर दफ़ा PR बनानी है, कोड रिव्यू होना है या नहीं, ये वाली बातें लिखते होते हैं। फिर ये लिखते होते हैं हमारा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का टूल कौन सा है, वो कहाँ पे है। फिर हम ये लिखते होते हैं कि प्रोजेक्ट के अंदर कौन कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है, Next.js यूज़ हो रही है, MongoDB यूज़ हो रही है, Mongoose या Prisma यूज़ हो रहा है, फलां फलां जो भी है सारी स्टोरी लिखते होते हैं। यानी कि टेक्नोलॉजी स्टैक डिफ़ाइन कर दिया हमने। फिर हमने डिफ़ाइन कर दिया कि ESLint रूल्स यूज़ हो रहे हैं, उसको आपने फॉलो करना है। हमेशा कोड पुश करने से पहले ये चीज़ें आपने नोटिस में लेके आनी है, यानी कि जो बेसिक चीज़ें हम प्रोजेक्ट में कर रहे हैं। फिर हम टेलविंड CSS यूज़ कर रहे हैं, आपने कोई दूसरा CSS का मॉड्यूल इंस्टॉल नहीं करना। अगर आपको कोई मसला है, आपको कोई ऐसी कोई उलझन हो रही है, कोई आपको परेशानी हो रही है, आपने पहले इस ग्रुप में जाके, या ये स्काइप का ग्रुप है या ये स्लैक का ग्रुप है, वहाँ पे डिस्कशन करनी है। आपने कोई कोर लेवल पे कोई चेंज करना है कोड के, लेट्स सपोज वो कहते हैं कि आपको डेटाबेस के स्कीमा में कोई चेंज करना है, वो इंपॉर्टेंट होता है ना, डाटा सेव कैसे करना है। तो आपने सीधा सेव नहीं करना, आपने इस ग्रुप में मैसेज करना है मैं स्कीमा चेंज करने लगा हूँ, ताकि बाकी लोग अवेयर हों कि क्या होने लगा है। तो इस तरह की बातें हम सारी इसमें डिफाइन करते हैं। तो यही बातें चाहिए ना हमें कि भाई प्रोजेक्ट क्या है, किस तरह करना है, कौन सी टेक्नोलॉजी स्टैक A to Z सारी स्टोरी हम यहाँ पे क्लियर कर लेते होते हैं। ऑल गुड। तो ये रीडमी फाइल में वो सारी स्टोरी छापेंगे, अभी हम नहीं छाप रहे। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास है जी post CSS config.js। ये एक तरह, ये हमें एक स्टाइल मिलता है मॉड्यूल का कि CSS को हर प्रोजेक्ट हम मतलब कोई भी लेट्स को कंपोनेंट बनाना है, header.module.css बनाते हैं, यानी कि हर चीज़ के अंदर module.css हम डाल देते हैं, एक्सटेंडेड बनाते हैं। ये उस पर्टिकुलर सिंटैक्स को प्रोसेस करता है, आप ऐसे कह लो। तो ये यानी कि CSS जब कंपाइल होती है, जब हम बिल्ड बनाते हैं तो इसके अंदर हम कुछ ऐसी कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं जिसके अंदर वो कन्वर्ट करता है उसको एक्चुअल CSS के अंदर। तो हमने उसको एक्चुअल किस शक्ल में कन्वर्ट करना है उसकी कॉन्फ़िगरेशन हम डिफ़ाइन करते हैं। अभी हमें इसकी कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है, ये जो डिफ़ॉल्ट है वही चलती है। फिर पैकेज.json ये क्या करती है, हमारे प्रोजेक्ट में कौन कौन सी लाइब्रेरी यूज़ हो रही हैं, उसके कौन कौन से वर्जन यूज़ हो रहे हैं, सारे के सारे पैकेज.json के अंदर होते हैं। उसका कौन कौन सा वर्जन है वो सारी चीज़ें यूज़ होती हैं, सही है। अच्छा, Next.js की पैकेज.json के साथ जो है ना वो बड़ी मोहब्बत हो गई है। इसकी रीज़न ये है, ये यहाँ पे ये वाला साइन जो है वो यूज़ नहीं कर रहा है, जो आप लोगों ने अक्सर देखा होगा। ये पंगे वाला साइन है। ये क्या करता है,
जब नया वर्जन आएगा वही इंस्टॉल कर देगा। तो हमेशा नया वर्जन जो है ना, वो आपने कोड किया 10.4 में, तो नया वर्जन 10.5 हुआ तो मसले आ सकते हैं। वो ऐसे मसले होते हैं जो जान भी नहीं छोड़ते, ना पता लग रहा होता क्यों आ रहे हैं। तो हमेशा इस तरह ही कोड करना। कोई लाइब्रेरी आपने भी करनी है तो उसका ये वाला साइन जो है वो ख़त्म कर दें। कैप जो है उस पर लगी हुई है वो ख़त्म कर देनी है, यानी कि हमें लेटेस्ट वर्जन है नहीं चाहिए, जिसमें कोड कर रहे हैं वही वर्जन चाहिए। सही है। अच्छा, ये सारे वर्जन होते हैं। इसका फ़ायदा क्या होता है पैकेजेशन का? नोड मॉड्यूल इंस्टॉल। लेट्स सपोज आपने एक प्रोजेक्ट अपने किसी दोस्त को, दूसरे को सेंड करना है, दूसरे डेवलपर को, तो नोड मॉड्यूल यानी कि सारी लाइब्रेरी सेंड करने की ज़रूरत नहीं है। उसकी रीज़न क्या होती है कि एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में बहुत ज़्यादा मॉड्यूल यूज़ हो रहे होते हैं। ये देखो, जब इसको जिप करेंगे तो बहुत ज़्यादा साइज़ होगा, 1 GB 2 GB 3 GB। तो इतना साइज़ हमें व्हाट्सएप पे सेंड करना या गिट पे सेंड करना या स्काइप पे सेंड करना, स्लैक पे, इम्पॉसिबल है, मुश्किल है। तो हम जस्ट पैकेजेशन फाइल देते हैं, भाई ये वाली लाइब्रेरी है, फिर दूसरा बंदा अपने एंड पे npm इंस्टॉल करके उसको सारे पैकेजेस को क्या कर लेते हैं, इंस्टॉल कर लेते हैं। अच्छा, उसके बाद ये पैकेज log.json फाइल ये क्या करती है? ये क्या करती है? ये डिपेंडेंसी को लॉक करती है। लेट्स सपोज आपने वर्जन इंस्टॉल किया ना 10.3 समथिंग, ये उस पर्टिकुलर वर्जन को जो इंस्टॉल हो रहा है उसके साथ लॉक कर देती है। बात समझ रहे हो? तो अगर पैकेज जेसन के अंदर हमारे पास लॉक हो गए हैं वर्जन, तो फिर हमारे वर्जन वही यूज़ होते हैं। बात समझ रहे हो? मतलब ऐप के वर्जन, जो भी वर्जन होते हैं ना, जैसे नोड मॉड्यूल में ESLint के वर्जन और सारी चीज़ें, इसकी आपको ऐसे समझ आएगी। अगर आप नोड मॉड्यूल में जाओगे ना, किसी भी लाइब्रेरी में जाओगे, तो उस लाइब्रेरी के अंदर अपना भी, ये तो कैसी लाइब्रेरी है, मैं समझाने लगा। थिनिफाई में चले गए, थिनिफाई के अंदर भी एक पैकेजेशन फाइल होती है, यानी कि हर लाइब्रेरी की अपनी भी एक पैकेजेशन फाइल होती है। यानी कि जो लाइब्रेरीज बनी हुई हैं, ये भी कोई रिएक्ट का प्रोजेक्ट है, कोई नेक्स्ट का प्रोजेक्ट है, कोई इस तरह के प्रोजेक्ट्स ही हैं जिन्होंने हमारे लिए कुछ काम करके रखा हुआ है, जिनको हम एज अ लाइब्रेरी इस्तेमाल या नोड मॉड्यूल का पैकेज इस्तेमाल कर रहे हैं। तो उसके अंदर भी कुछ वर्जन्स रहते हैं, तो ये पैकेज लॉक उन वर्जन्स को लॉक कर देती है। अगर आप इसकी लॉक फाइल को देखो ना, रीड करो थोड़ा, तो ये क्या कर रहा है, नोड मॉड्यूल में नेक्स्ट के अंदर आम में जाके इस वर्जन को लॉक कर रहा है, और ये वर्जन उसको मिलेगा कहाँ से, उसको लॉक कर रहा है। तो यानी कि ये उस जो वो हमने पैकेजेस इंस्टॉल किए हैं, ये उन पैकेजेस के अंदर जो पैकेजेशन फाइल है उसमें जो वर्जन है उनको लॉक करता है, यानी कि नेस्टिंग में जाके। सही है। तो समटाइम ये प्रॉब्लम भी करने लग जाता है कि ये पुराने ही चीज़ें, इवन हम वर्जन इंस्टॉल भी नया कर लें, ये चूँकि उसने पुराने वर्जन को लॉक कर दिया उसके अंदर, तो वही आते रहते हैं। तो फिर हम पैकेज लॉक की फ़ाइल को डिलीट करके दोबारा भी जनरेट करवा सकते हैं npm इंस्टॉल से, फिर वो लेटेस्ट दोबारा लॉक कर लें। सही है। अच्छा जी, पैकेज लॉक फाइल होगी। उसके बाद जी next.config.js, ये बड़ी इंटरेस्टिंग फाइल है। ये इंटरेस्टिंग फाइल क्या है कि नेक्स्ट.js ने ना कुछ भी हार्ड कोडेड नहीं किया हो। जैसे रिएक्ट ने हर चीज़ हार्ड कोडेड की है ना, ऐसे नेक्स्ट ने ना हमें बहुत सारी फ्लेक्सिबिलिटीज़ दी हुई हैं, और वो सारी कन्फिग्रेशन हम नेक्स्ट कन्फिग के अंदर कर सकते हैं। मतलब बहुत सारी ऐसी कन्फिग्रेशंस हैं जो इसने हमें आज़ादी दी हुई है, जो हम यूज़ कर सकते हैं। मतलब उसके अभी हम वो कन्फिग्रेशन जैसे जैसे ज़रूरत पड़ेगी यूज़ करेंगे, अभी हमें नहीं पड़ रही तो इसलिए हम नहीं कर रहे। सही है। तो नेक्स्ट कन्फिग, नेक्स्ट जेएस लेवल की कन्फिग्रेशन, मतलब नेक्स्ट जेएस में मैं ये कह सकता हूँ कि मुझे जो सर्वर साइड पे इन्वायरमेंट यूज़ करना है वो नोड.js यूज़ करना है या एज यूज़ करना है। एज नोड.js का एक कंपटीटर है। हम फिर नेक्स्ट.js की कन्फिग्रेशन में मैं ये कह सकता हूँ कि अगर ये वाला URL आएगा तो उसको इस URL पे रीडायरेक्ट कर दो। फिर मैं नेक्स्ट.js की कन्फिग्रेशन में कह सकता हूँ कि ये काम हो रहा है तो इसको ये कर दो, और अगर ये वाली फाइल है इसको ऐसे टैकल करो, बिल्ड ऐसे बनाओ। बिल्ड में अगर ESLint के एरर आ रहे हैं तो ना बनाने दो, अगर ESLint के एरर नहीं आ रहे तो बनाने दो। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं वो हम इस कन्फिग्रेशन फाइल में लिख सकते हैं। देखो ESLint ने रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि एरर है, अब वो नेक्स्ट को नहीं रोक सकता कि तुम बिल्ड ही ना बनाओ।
हस्की है कोड को पुश करने के लिए, वो गिट के रेलेवेंट हो गया ना, कोड कमिट करना है या पुश करना, वो हस्की है। अब मैं कहता हूँ npm run बिल्ड, उसने क्या करना है, ऐप को बिल्ड करना शुरू कर देना है। अब वो बिल्ड में एरर आ सकते हैं ना। अब ESLint को तो नहीं पता कि बिल्ड बननी शुरू हो गई है, उसने तो सारी फाइलों को कन्वर्ट। बिल्ड का मतलब क्या होता है, क्यों ये हमने इस पे बहस की थी कि जो रिएक्ट है, नेक्स्ट है, गेट्सबी है, ये रिएक्ट ये ब्राउज़र के लिए अंडरस्टैंडेबल नहीं है। हम जब भी वो क्यों नहीं है, क्योंकि हम जावास्क्रिप्ट की फाइल के अंदर HTML लिख रहे हैं, तो ब्राउज़र को HTML की फाइल में HTML समझ आती है, जावास्क्रिप्ट की फाइल में जावास्क्रिप्ट समझ आती है, और CSS की फाइल में CSS समझ आती है। ये वाइस वर्सा समझ में नहीं आता। ऐसा नहीं है कि जावास्क्रिप्ट की फाइल में उसको HTML लिखे तो समझ आ जाएगी, ब्राउज़र को नहीं समझ आती। तो फिर क्या होता है, हमें ऐसा करना क्यों है कि हमें जावास्क्रिप्ट की फाइल में HTML लिखनी है आसानी के लिए, कि ये अदरवाइज मुझे क्या करना पड़ रहा था अगर मैं ये नहीं करना था, गेट एलिमेंट बाय ID करके एक एलिमेंट गेट किया, फिर उसकी इनर HTML चेंज की, बहुत सारे पंगे करने पड़ रहे थे। अब मुझे वो सारे पंगे करने की ज़रूरत नहीं है। मैं क्या करता हूँ, सिंपली JS के अंदर ही HTML लिख देता हूँ, वही वेरिएबल प्रिंट कर रहा हूँ, वही सारा कुछ, तो उससे मुझे हेल्प मिल जाती है। ऑल गुड, पक्की बात है। अच्छा जी, उससे मुझे हेल्प जो है वो मिल गई। नेक्स्ट चलते हैं। रिपीट कर दें, हजम नहीं हो रहा, ज़्यादा बातें हो गई। नेक्स्ट कन्फिग की समझ ली। नेक्स्ट कन्फिग का मेन काम है कि जो नेक्स्ट JS के लेवल की जो कन्फिगरेशंस हैं वो इस फाइल में हम डिफाइन कर सकते हैं। अच्छा, वो बहुत सारी हैं, अभी मैं उनकी बातों में नहीं जा रहा कि वो कौन कौन सी हैं। वो एक कन्फिगरेशन ये भी हो सकती है कि भाई टाइपस्क्रिप्ट के एरर है तो बिल्ड ना बनाओ। एक कन्फिगरेशन ये भी हो सकती है ESLint के एरर है तो बिल्ड ना बनाओ। एक कन्फिगरेशन ये भी हो सकती है कि ये वाली फाइलों को इस तरह से एग्जीक्यूट करो, ये वाली फाइलों को इस तरह से कंपाइल करो। ये भी कन्फिगरेशन हो सकती है कि बिल्ड बना के इस फोल्डर में रखो। ये भी कन्फिगरेशन हो सकती है कि ये वाला URL आए तो वो इसी वाले URL पे ऑटोमेटिकली रीडायरेक्ट हो जाए। तो ये सारी कन्फिगरेशंस हैं, तो जो हम नेक्स्ट की कन्फिगरेशंस में डिफाइन कर सकते हैं। बात समझ आ गई? तो वो सारी कन्फिगरेशंस हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे। ऑल गुड, सही है। अभी हमने कोई कन्फिगरेशन नहीं की तो इसलिए ये खाली है ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पे हम कन्फिगरेशन जो है वो लिखना शुरू करेंगे बाद में। JSconfig.json, यही तो मैं कह रहा था कि नेक्स्ट JS ना हमें कंट्रोल बड़े देता है। आपने देखा होगा रिएक्ट का जब हमने ऐप बनाई थी तो इतने ज़्यादा कंट्रोल्स नहीं थे। तो ये इसीलिए तो ये मॉडर्न है कि ये हमें बहुत आज़ादी दे रहा है, जो मर्जी अपनी मर्जी से करो। अच्छा जी, JSconfig.json क्या करती है, जावास्क्रिप्ट को कंपाइल कैसे करना है इसकी कन्फिगरेशन हम यहाँ पे लिखते हैं। जैसे हमने बेबल यूज़ करना है, हमने वेबपैक यूज़ करना है। वो मैंने बोला था ना कि HTML जावास्क्रिप्ट में तो ब्राउज़र को समझ नहीं आ रही, तो अब HTML को जावास्क्रिप्ट के निकाल के HTML की फ़ाइल बनानी है, CSS निकाल के CSS की फ़ाइल बनानी है। तो ये काम कौन कर रहा है, बेबल कर रहा है, वेबपैक कर रहा है। तो उनकी जो कन्फिगरेशंस हैं वो इसमें हम कर सकते हैं। नहीं, ये बाय डिफ़ॉल्ट सब ओके है। इसमें से कोई भी ऐसी कन्फिगरेशंस नहीं है जिसको आपको करके चलाना है, सब ओके चल रहा है। ये तब है जब मुझे कोई दर्द होगा ऐसा, तो मतलब बाकी ओके है। तो जब कोई ऐसा दर्द फील होगा तो फिर उसके लिए कोई मेडिसिन लिखूंगा ना, अदरवाइज लिखने की ज़रूरत नहीं है। सही है? तो मेरे प्रोजेक्ट को ऐसी पेन शुरू हो गई है, सिर दर्द शुरू हो गया, तो फिर कोई इधर सर दर्द की कोई मेडिसिन लिखेंगे हम कि भाई इसका हल ये है। तो नॉर्मली छोटे मोटे आप मतलब लर्निंग पर्पज़ में कोई ऐसा सर दर्द होता नहीं, तो ये सर दर्द ज़्यादा होते हैं प्रोडक्शन प्रोजेक्ट में जाके। तो जब वो वहाँ तक जाएंगे तो फिर वहाँ से वहाँ डिस्कस करेंगे। तो अभी कुछ कन्फिगरेशन, कुछ सर दर्द हम जान के भी करेंगे, लेकिन सारे नहीं हो रहे, तो इसलिए ये कन्फिगरेशन करने की ज़रूरत नहीं। गिट इग्नोर फाइल, गिट के ऊपर
कुछ फोल्डर हम नहीं पुश करना चाहते, जैसे नोड मॉड्यूल में इतने फोल्डर हैं, 1 GB के नोड मॉड्यूल हैं, गिट पे पुश करेंगे तो पुश ही नहीं होंगे, नेट बहुत चाहिए, इसलिए उनको हम यहाँ गिट इग्नोर में इग्नोर कर सकते हैं, भाई इसको पुश ना करो। ESLint RC डॉट, इसका क्या मतलब था, अभी मैंने बताया था आपको, रूल्स डिफाइन करने के कोडिंग कैसे करनी है। अच्छा, अभी इसने क्या किया है, एक्सटेंड। अच्छा, कुछ एक तरीका होता है कि मैं सारे रूल खुद से डिफाइन करूं। अच्छा, कुछ लोगों ने ना रूल्स पहले बना के रखे हुए हैं और उन रूल्स की लिस्ट बना के उनको अपना एक नाम दे दिया है। जैसे एक रूल की लिस्ट है नेक्स्ट कोर वेब वाइटल्स, तो इसका मतलब क्या है कि जो भी वेब के लिए कोर चीज़ें चाहिए होती हैं उनके सारे रूल्स इसके अंदर लिखे हुए हैं। अब वो ये कह रहे हैं कि वो सारे कॉपी पेस्ट करके आपको यहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं है, अपने ESLint वाले ऑब्जेक्ट को एक्सटेंड कर दो, उसकी फंक्शनैलिटी को बढ़ा दो, कहो कि वो वाले सारे रूल भी मेरे रूल हैं। अब अगर उसके बाद आपने कोई चेंज करना है, जैसे आप कह दो कि कोर्स का या कुछ भी ऐसा रखना है, तो वो आप यहाँ पे डिफाइन करना शुरू कर दो, सही है, कंसोल का या व्हाटएवर जो भी, वो आप यहाँ पे एरर स्टेट रखनी है, व्हाटएवर जो भी है वो आप यहाँ पे डिफाइन करना शुरू कर सकते हैं। तो ये क्या कर रहा है, सारे बाकी के जिस तरह पेरेंट से बाकी सारे रूल्स ले लिए, अब अपने अपने कर रहे हैं, सही है। अब देखो ना, रूल्स तो हैं हंड्रेड्स ऑफ हंड्रेड्स, अब ये कौन डिफाइन करेगा कि कौन से रूल अच्छे हैं, तो अब ये डिफाइन करने के लिए भी कोई ना कोई बंदे होंगे, तो वो किसी बंदे ने ये वाले रूल यहाँ पे डिफाइन, Next.js वालों ने कुछ रूल्स पहले से डिफाइन करके रख दिए हैं कि ये हमें अच्छे लगते हैं ये, अब आप उनको ओवरराइड करना चाहते हो, कॉमा डाल के उनकी वैल्यू को अपडेट करके चेंज कर लो अपनी मर्जी है, तो कुछ रूल्स मैंने बाय डिफ़ॉल्ट डाल दिए हैं, सही है। तो अगर आपने अपने रूल्स डिफाइन करने हैं तो ESLint के पास चले जाओ, ये रूल्स पे, तो कोई भी रूल्स जो है वो डिफाइन कर लो। जैसे यहाँ से एक रूल हम देख रहे थे ना, सेमी का या कोर्स का, तो ये रूल्स हम कॉपी कर लेंगे और यहाँ पे आके पे, हो सकता है कुछ ने कोर्स का अपने अंदर सिंगल का लगाया हो, तो मैंने उसको क्या कर दिया है, डबल कर दिया, तो अब मैंने उसके रूल को ओवरराइड कर दिया, सही है। तो अभी हम ये रूल्स पढ़ेंगे, ऐसा ऐसा फिर करेंगे, तो अभी के लिए ये प्रॉब्लम है नहीं। हाँ, ये कोर वाले देते हैं, हाँ, बाकी अगर हमें अपनी मर्जी से, हो सकता है, मुझे अब याद नहीं है कि वो कौन से देते हैं, सिंगल करते हैं डबल करते हैं, तो हम अगर चेंज करना चाहते हैं तो हम ओवरराइड कर सकते हैं उसके रूल, तो जो उसने लिखा हुआ है वो पूरी जेसन को कर दें, तो नॉर्मली ESLint यहीं से रीड कर रही होती है किस रूल को अप्लाई करना है, फिर भी उसकी कुछ कमांड्स रहती हैं, उन कमांड में CLI लेवल के ऊपर भी डिफ़ॉल्ट सेट होते हैं, यानी कि CLI लेवल पे भी कुछ डिफ़ॉल्ट सेट होते हैं। जब मैं लर्न करूँगा npx run ESLint, तो वो क्या करेगा, ESLint यानी कि CLI लेवल पे भी कुछ टेस्टिंग कर रहा है, तो उसने ESLint CLI लेवल पे भी कुछ डिफ़ॉल्ट सेट किए हुए हैं, वो देखते हैं फाइल है नहीं है, तो मैं वो डिफ़ॉल्ट उठा लूँ। तो नॉर्मली हम ऐसा नहीं करेंगे, तो इसलिए मैं इसको भी अभी ख़त्म कर रहा हूँ, क्योंकि जो भी उसके रूल्स हैं वही मेरे रूल्स हैं, मैं इसको तंग नहीं कर रहा। अच्छा जी, अब रह गया जी पब्लिक का फोल्डर। पब्लिक के फोल्डर में क्या होता है नॉर्मली, कुछ जैसे वो फाउंड होता है, फेवी आइकन जिसे बोलते हैं, वो चीज़ें, यानी कि जो एसेट लेवल की चीज़ें हैं ना, जैसे इमेजेस और इस तरह की चीज़ें, वो सारी की सारी हम पब्लिक के फोल्डर में रखते हैं। मतलब इन फाइलों को जब हम प्रोजेक्ट का बिल्ड बनाएंगे, इन फाइलों को ऑटोमेटिकली लोग एक्सेस कर सकते हैं। मतलब अगर मैंने इसमें next.svg रखा है ना, तो आपने इसको किसी वेबसाइट कहीं यूज़ नहीं भी किया और इसको सर्वर पे रख दिया, तो मैं सर्वर कोलन उसका IP /port देन इस फाइल का नाम लिखूंगा, वो मेरे लिए एक्सेसिबल है। तो इस फोल्डर को पब्लिकली उसने एक्सेस दे दिए, कोई भी बंदा इसको गेट की रिक्वेस्ट करके रीड कर सकता है।
SVG की एक्सटेंशन क्यों यूज़ की है? SVG की एक्सटेंशन जो है वो ज़्यादा बेहतर होती है। ये जो इमेजेस होती हैं ना, तो SVG है वो बहुत फास्ट है, यानी कि अगर PNG है वो 100 टाइम फास्ट है, इसलिए तो नॉर्मली हम SVG में ही यूज़ करते हैं। एक और वेब में वो यूज़ होता है वेब पी करके, डॉट वेब पी करके, ये वाला यूज़ होता है, ये भी अच्छा है, और डॉट SVG भी अच्छा है, तो दोनों में से एक यूज़ कर सकते हैं। हाँ, PNG JPEG वो यूज़ नहीं करना है, मतलब SVG यूज़ करना है, या समटाइम हमारे पास SVG होती नहीं है ना, पिक्चर्स होती हैं, फिर हम उसको कन्वर्ट कर लेंगे डॉट वेब पी पे, सही है। और अगर हमारे पास फिग्मा दिया होगा, फिग्मा से हम हर पिक्चर की SVG ले लेते हैं, तो वहाँ से हमेशा फिर SVG डाउनलोड करके यूज़ करें, हमेशा फिग्मा SVG दे देते हैं। क्वालिटी में फ़र्क नहीं होता, परफॉर्मेंस में फ़र्क होता है। तो अगर आप ये भी देखो तो ये क्या कह रहा है, स्पीरियस लॉसलेस लॉसी कंप्रेशन फॉर इमेज ऑन दी वेब, कि ये उसको कंप्रेस भी कर रहा है, यानी कि साइज़ को कम कर रहा है। तो जब साइज़ को कम कर रहा है तो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो ना, एक पिक्चर मेरी सर्वर पड़ी है 1 MB की, उसको आपके पास 50 MB है, तो आपकी वेबसाइट अगर एक पिक्चर ही 1 MB ले रही है और बाकी वेबसाइट 1 MB ले रही है, तो 2 MB में आपकी वेबसाइट डाउनलोड हो रही। तो अगर एक ही यूज़र 50 टाइम इसको रिफ़्रेश कर दे तो आपकी 50 MB गए। और डेफिनेटली 1 MB डाउनलोड करने के लिए स्लो इंटरनेट है तो टाइम लगता है, तो वो परफॉर्मेंस से बहुत मैटर करता है। तो ये वेब पी उसको कंप्रेस कर देता है, SVG भी कंप्रेस कर देता है, क्वालिटी मेंटेन रहती है, परफॉर्मेंस बेहतर हो जाती है। तो पब्लिक सारा जो है वो हमारी पब्लिक फाइलों के लिए जो पब्लिकली हमें रखनी है, वो नोड मॉड्यूल, नोड पैकेजेस सारे इसी के अंदर आ जाते हैं, यानी कि थर्ड पार्टी लाइब्रेरी। हम कोई भी प्रोजेक्ट हमेशा ज़ीरो से नहीं बनाते होते, जैसे हम टेलमेंट यूज़ कर रहे हैं, यानी कि बहुत सारे थर्ड पार्टी पैकेजेस यूज़ कर रहे हैं ताकि हमारा टाइम कम हो। देखो ना, दो डेवलपर हायर होते हैं, एक डेवलपर एक प्रोजेक्ट को 1 दिन में बना रहा है, दूसरा 2 दिन में बना रहा है, तो कौन सा अच्छा है? जो 1 दिन में बना रहा है, तो आप तो पीछे रह जाओगे। तो हमें कम्पीट करना होता है। हमें जब आप डेवलपर बन जाओगे, फिर हमें ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि आप कितना कैसा काम कर रहे हो, ये इंपॉर्टेंट है आप कितनी स्पीडली काम कर रहे हो, तो कितनी जल्दी काम कर रहे हो, ये इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जल्दी नहीं कर रहे तो कॉस्ट इंक्रीज हो रही है, तो कॉस्ट ऑलवेज मैटर। तो इसलिए हमें बहुत सारी थर्ड पार्टी ऐप्स का इस्तेमाल करना पड़ता है जो ऑलरेडी बन गई हैं, ताकि हमारी क्वालिटी क्या रहे, अच्छी हो, मेंटेन रहे। ऑल गुड। तो वो हम जितने भी लोगों ने बनाए हुए सॉफ्टवेयर हैं वो नोड मॉड्यूल में इंस्टॉल करके रीयूज़ करते हैं ताकि हम जल्दी काम कर लें। ऐप, चूँकि हमने ऐप राउटर चूज़ किया था तो ऐप का फोल्डर बनेगा, अगर कोई पेज राउटर चूज़ करेगा तो पेज का राउटर, पेज का फोल्डर बनेगा, पेजेस का फोल्डर बनेगा। एस लगता है पेजेस, क्योंकि एक से ज़्यादा पेजेस होते हैं ना। तो अब हमने कौन सा यूज़ किया था, तो ऐप राउटर। ऐप के अंदर हमारे पास कुछ चीज़ें हैं, जैसे global.css, कि ग्लोबल CSS हमारी यहाँ पे डिफाइन है, layout.js और page.js, ये कुछ चीज़ें हैं हमारे पास। अच्छा, इसके ऊपर हम अभी डिस्कस करेंगे ये page.js क्या है, layout.js क्या है। Next.js 13 के लिए हम कोई बुक यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि अभी तक ये वर्जन बड़ी जल्दी अपग्रेड हो रहे हैं, तो बुक बनाना इम्पॉसिबल है, क्योंकि बहुत जल्दी चेंजेस हो जाती हैं। तो हमारी बुक क्या होगी, डॉक्यूमेंटेशन ऑफिशियल। तो मैं यहाँ से एक फाइल यानी कि हम जो पढ़ेंगे अपना कोर्स, वो हम Next.js के ऊपर चले जाएंगे और यहाँ से गेट स्टार्टिंग इसको ख़त्म करेंगे, फिर इंस्टॉलेशन हमने कर ली, प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर इसको पढ़ना शुरू करेंगे, फिर रिएक्ट एसेंशियल को पढ़ना शुरू करेंगे, फिर इस तरह यानी कि नीचे को आते हैं। ये हमारी बुक है, ऑफिशियल बुक है जो हम फॉलो करेंगे, सही है। तो जब भी आपको कोई भी चीज़ देखनी हो तो आप इस बुक पे आ सकते हो, मैं भी सारा कुछ इधर से ही देखूंगा और आप लोग भी इसी से ही रेफरेंस ले सकते हो, सही है। ऑल गुड। तो इसमें यानी कि हमारी जो मेन फाइल है जिससे हमने काम स्टार्ट करना है वो page.js है। तो इसके अंदर कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं उसने ऑलरेडी। अगर आप ये देखो तो ये एक कंपोनेंट बना हुआ है, ये एक फंक्शन है जावास्क्रिप्ट का जिसको हम एक कंपोनेंट बोल रहे हैं। वो क्यों, इस जावास्क्रिप्ट के फंक्शन को कंपोनेंट क्यों बोल रहे हैं,
इसको इसलिए बोल रहे हैं चूँकि जावास्क्रिप्ट के फंक्शन में HTML नहीं लिखी जा सकती है, तो इस फंक्शन के अंदर चूँकि हम HTML लिख रहे हैं तो ये JSX बन जाती है। जब ये JSX बन जाती है तो ये इसका मतलब है कि ये जावास्क्रिप्ट का फंक्शन नहीं है, ये अब यहाँ पे रिएक्ट का कंपोनेंट बन चुका है। सही है, तो इसको हम एक रिएक्ट का कंपोनेंट कहते हैं। ये बनाते कैसे हैं उसके ऊपर मैं आ जाता हूँ। ये सारे का सारा मैं अभी ख़त्म कर देता हूँ। इसको बनाने के लिए बड़ा सिंपल है कि मैं क्या करता हूँ, अरे RFC कर लो, वो जल्दी लिख देता है, लेकिन वो नहीं मैं करूँगा। मैं क्या करूँगा, खुद से बनाऊँगा। तो खुद से बनाने के लिए जिस तरह जावास्क्रिप्ट में बनता है फंक्शन, ऐसे फंक्शन लिखूँगा, कीवर्ड, फिर फंक्शन का जैसे नाम होता है, तो इसमें हमेशा हम बड़ा नाम रखते होते हैं। तो मैं पेज का नाम रख दूँगा व्हाटएवर जो भी है, तो मैं इसका नाम होम रख देता हूँ। सही है, फिर हम ऐसे लिखते होते थे, एरो फंक्शन के साथ बना लें। अच्छा जी, ऐसे बन गया, ये फंक्शन हो गया एक, जिस तरह ये अभी तक ये जावास्क्रिप्ट का फंक्शन है ऐसे ही। अच्छा जी, ये रिटर्न भी लगा सकता हूँ, अभी भी ये जावास्क्रिप्ट का फंक्शन ही है। अब मैंने इसके अंदर लगा दी यहाँ पे div, तो अब ये क्या बन गया है, JSX बन गया, ये रिएक्ट का कंपोनेंट बन चुका है, क्योंकि इसमें हमने HTML लिख दिया। तो इसमें हम एक हेडिंग लगा दें। तो हेडिंग कैसे लगाते हैं, H1 से। तो इसमें हेडिंग लगी, तो इसमें मैं क्या कहूँगा, हेलो ऑल गुड। अच्छा, ये अब बन गया। अब हम रिएक्ट या नेक्स्ट में कंपोनेंट बेस्ड इंजीनियरिंग पे फोकस करते हैं। चूँकि ये रिएक्ट का कंपोनेंट है, ये हम बना क्यों रहे हैं, ताकि मैं इसको बार बार रीयूज़ कर सकूं, बार बार इसको रीयूज़ कर सकूं, इसलिए हम इसको कंपोनेंट बना रहे हैं। जैसे हेडर है, हमने हेडर एक दफ़ा बना लिया, मैं उसको हर पेज में बार बार यूज़ कर सकता हूँ, रीयूज़बिलिटी के लिए मैं बार बार बना रहा हूँ। सही है। दूसरा एक चीज़ है कि हम हमेशा कभी भी पूरा प्रोजेक्ट एक फ़ाइल में नहीं बनाते हैं, हम क्या करते हैं, उसको मल्टीपल फाइलों में बनाते हैं, ताकि हमारा कोड जो है डिवाइड रहे, हम रीड कर सकें उस कोड को। सही है, ताकि हमारे कोड की क्या हो सके, रीडबिलिटी क्या हो सके, बढ़ सके। इसलिए हम उसको क्या करते हैं, मल्टीपल फाइल्स में क्रिएट करते हैं। तो नॉर्मली स्टैंडर्ड ये है कि एक फाइल में हम एक ही सिर्फ कंपोनेंट बनाते हैं। तो अगर हम इतने ज़्यादा कंपोनेंट बना रहे हैं लहजा फाइलों में, तो वो यूज़ कैसे होंगे। तो यूज़ करने के लिए तो क्या करना पड़ेगा, उनको इकट्ठा करना पड़ेगा, एक दूसरे के अंदर लिंक करना पड़ेगा। जिस तरह हम HTML एक फाइल में बनाएं, CSS लहदा फाइल में बनाएं, तो क्या CSS HTML पे अप्लाई हो जाती है। तो हमें क्या करना पड़ता है, लिंक करना पड़ता है, ताकि वो दोनों फाइलें आपस में मिल जाएं, जुड़ जाएं। तो अब यहाँ पे दोनों फाइलें आपस में जुड़ी नहीं हुई, तो ये दोनों लहदा फाइलें पड़ी हुई हैं। तो इनको जोड़ने के लिए हमें इनको लिंक करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, लिंक करना पड़ता है। सही है। अच्छा, लिंक करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मुझे लगाना है इसको लिंक करने के लिए, किसी दूसरी फाइल में लिंक करने के लिए मुझे इसको, इस फंक्शन को, इस कंपोनेंट को यहाँ से बाहर निकालना पड़ता है। मतलब मुझे यहाँ से एक्सपोर्ट करना पड़ता है। सही है। तो मैं यहाँ से एक्सपोर्ट करूँगा। अगर किसी कंपोनेंट को आपने किसी दूसरी फाइल में यूज़ करना है, तो उस फाइल में आपको उसको एक्सपोर्ट करना पड़ता है। मैंने एक्सपोर्ट लगा दिया। अब उसके साथ मैं एक और कीवर्ड लिखूँगा, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट, और उसके साथ क्या लिख दूँगा, होम। तो मैंने एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट होम लिख के इसको यहाँ से क्या कर दिया, एक्सपोर्ट कर दिया। अब जिस फाइल में मैंने इसको यूज़ करना है, उस फाइल में मुझे जाके उसको क्या करना पड़ता है, इंपोर्ट करना पड़ता है, या उसको वहाँ पे जाके इंपोर्ट करके यूज़ करना पड़ता है। सही है। तो अभी हमने चूँकि कोई दूसरी फाइल नहीं बनाई है, तो इसलिए मैंने यहाँ से इसको एक्सपोर्ट कर दिया। सही है। अभी हम इसको सीखेंगे कि दूसरी फाइल में इंपोर्ट कैसे करते हैं। तो ये इतना काम मैंने कर लिया। अब ये किसी दूसरी फाइल में इंपोर्ट होके यूज़ हो सकता है। तो मतलब क्या है, अगर कोई फंक्शन मैंने एक फाइल में लिखा है, तो मुझे उसको वहाँ से एक्सपोर्ट करना पड़ता है, और किसी दूसरी फाइल में अगर मैंने उसको यूज़ करना है, तो क्या करना पड़ता है, इंपोर्ट करना पड़ता है। तो अभी हमने एक रिएक्ट का हेलो वर्ड बना लिया है। हेलो वर्ड, आगे हम थोड़ा Next.js भी लिख देते हैं, ताकि आपकी Next.js में हेलो वर्ड हो जाए। सही है। तो अब इसको हमें करना है क्या, रन। तो मैं रन करने के लिए अपने प्रोजेक्ट फोल्डर में चला जाऊंगा, जहां पे मैंने प्रोजेक्ट बनाया, वहां पे ये सारी फाइलें पड़ी होंगी। सही है।
तो वहाँ पे मुझे कमांड रन करनी है npm run dev। सही है, वहाँ पे हम रेक्ट में npm स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे क्या लिखेंगे npm run dev। ये कमांड लिखेंगे तो क्या होगा, ये प्रोजेक्ट को स्टार्ट कर देगा किस पे, लोकल होस्ट 3000 पे। तो इसको मैं कॉपी कर लूँगा और यहाँ पे आऊँगा और उधर ओपन करूँगा, तो अभी मेरा सर्वर जो है रन हो रहा है और यहाँ पे क्या लिखा आ गया है, जो हमने लिखा था हेलो वर्ल्ड नेक्स्ट। वो लाइन क्यों आ रही है, वो CSS की वजह से उसको उड़ा देते हैं, तो आपको ये लाइनें नज़र नहीं आएंगी। ठीक है जी, हेलो वर्ल्ड बन गया। तो आइडिया क्या मिला मुझे, सबसे पहले कि मेरे पास जो ऐप का फोल्डर है उसमें जो page.js है वो मेरी मेन फाइल है जहाँ से मेरा कोड चल रहा है Next.js में, उसमें मैं हेलो वर्ल्ड लिख दिया। अब मैं हेलो वर्ल्ड चेंज करके सिर्फ Next.js करके इसको रिफ्रेश करके दोबारा अपने उसके पास जाऊँगा, यहाँ पे तो मेरे पास Next.js हो गया, हेलो वर्ल्ड खत्म हो गया। अभी हम वो डिस्कस नहीं कर रहे कि वो कैसे आएगी। सही है, हेलो वर्ल्ड मेरा बन गया, हेलो वर्ल्ड Next.js वो मैंने बना लिया। ऑल गुड, कोई कन्फ्यूजन किसी को, कोई चक्कर, कोई कन्फ्यूजन नहीं है, पक्की बात है। सही है, अब मुझे क्या करना है, इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को जो हेलो वर्ल्ड मैंने बनाया है इसको करना है बिल्ड। तो बिल्ड करने के लिए मैं क्या करता हूँ, इस सर्वर यानी कि ये जो मैंने इसको स्टार्ट किया था इसको कर देता हूँ स्टॉप और फिर कमांड चलाता हूँ npm run बिल्ड। बिल्ड क्या करता है, ये बिल्ड क्या करेगा, हाँ अभी हमने जावास्क्रिप्ट की फाइल में जो HTML लिखी है उसको क्या कर देगा, लहदा HTML को लहदा बना देगा, जावास्क्रिप्ट को लहदा बना देगा, CSS को लहदा। अब अगर आप देखो जाके .next के फोल्डर के अंदर और वहाँ पे जाके अगर आप देखो कुछ फाइलें जो उसने क्रिएट की हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। ये कुछ उसने अपना सर्वर साइड पे जो भी कैशे वगैरह था उसको मैनेज किया है। सही है, वो सारा भी मैं दिखाता हूँ आपको। अच्छा, स्टैटिक में जाएं तो ये इसने CSS को लहदा लिख दिया है लहदा फाइल के अंदर। सही है, अच्छा अगर हम चंक्स में जाएं तो इसने सारी जो भी जावास्क्रिप्ट की फाइलें हैं वो सेपरेट लिख दी हैं, जो उसको यानी कि अब आपको जावास्क्रिप्ट में HTML नज़र नहीं आएगी। पेजेस के अंदर जाएं तो थोड़ा मैं और छोटा कर लेता हूँ, तो उसको उसने पेजेस को लहदा कर दिया है। ऐप के अंदर जाएं तो उसने उसको लहदा बना दिया है। सही है, तो इस तरह इसको उसने सेपरेट डिफाइन कर दिया है, चंक्स को भी, CSS को भी, और जो आपका मीडिया यानी कि इमेजेस वगैरह, फॉन्ट्स वगैरह उसको भी सेपरेटली बना दिया है उसने। उसके बाद जो कॉन्फ़िगरेशंस की फ़ाइलें थी वो भी सारी उसने कॉपी करके बिल्ड में रख दी हैं। और अगर आप सर्वर में जाओगे तो उसमें भी जो उसने जावास्क्रिप्ट की फ़ाइलें थी उनके चंक्स लहदा बना दिए हैं सारे। और ऐप में जाओगे तो अब आपको index.html फाइल नज़र यहाँ पे आ गई। सही है, और इसके अंदर अगर मज़ीद आपकी कोई HTML की यानी कि मज़ीद जो हम सर्वर साइड से कोड रेंडर करेंगे उसकी मज़ीद HTML बनेगी, वो भी आपको यहाँ पे नज़र आ जाएंगी। और ये पेजेस की सारी जो भी HTMLs हैं वो आ रही हैं, 404, 405, ये सारी HTML यहाँ पे हमारे पास बन चुकी है। अब उसकी मदद से हम इस कोड को चला सकते हैं। सही है, अच्छा इस HTML की फ़ाइल को अगर मैं फॉर्मेट करूँ तो इसके अंदर ये देखो H1 जो हेलो वर्ल्ड, ये H1 हेलो वर्ल्ड मैंने कहाँ पे लिखा था, पेज के अंदर किस टाइप की फ़ाइल में लिखा था,
JS में, और ये मुझे मिल किस में रहा है HTML में। तो इसका मतलब है कि जब हम npm बिल्ड करते हैं तो वो जो भी मैं जावास्क्रिप्ट में HTML लिखता हूँ CSS को सेपरेट अलग फाइलों में डाल देता है, कन्वर्ट कर देता है। ओके हो गया। अच्छा, अब npm रील पढ़ के हमने ये भी सेटअप कर लिया जो भी था। अब हमने इसको करना है डिप्लॉय। अब Next.js चूँकि एक सर्वर है, हमने बोला था ना ये HTML सर्वर से सर्व करता है जब सर्वर साइड रेंडरिंग होती है, तो ये एक सर्वर है, इसलिए ये सर्च और फायरबेस वगैरह पे डिप्लॉय नहीं हो सकता क्योंकि वहाँ पे क्लाइंट साइड की स्टैटिक फाइलें सर्व होती हैं। तो ये चूँकि एक सर्वर है तो ये वहाँ पे सर्वर नहीं हो सकता। तो इसका एक अपना क्लाउड सिस्टम है, उसको हम वर्सल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्सल। ये देखो, इसके ऊपर आप लोगों ने अपना बना लेना है अकाउंट वर्सल के ऊपर आके। सही है। जब वर्सल पे आपका अकाउंट बन जाएगा तो फिर हम उस पर्टिकुलर अकाउंट के ऊपर क्या कर सकते हैं, अपनी एप्लीकेशन को डिप्लॉय कर सकते हैं। तो बनाना अकाउंट कैसे है, लॉगिन कर लेना है, साइन अप कर लेना है, लॉगिन विद गिटहब। तो मैं देखता हूँ मेरे पास कोई और यूज़र होगा उसमें, आई थिंक सो वर्सल जो है वो होगा सेटअप ऑलरेडी। तो वो मैं देखता हूँ कि अगर वो चल रहा है तो उसको मैं लॉगिन कर लेता हूँ, लॉगिन विद गिटहब। तो यहाँ पे डिफरेंट प्रोजेक्ट्स आपके जो है ना वो आ जाएंगे इस तरह से। ठीक है। अच्छा जी, वर्सल के साथ रिप्लाई करना बड़ा आसान है। आपने अपना कोड करना है गिट पे पुश। सही है। गिट पे पुश करके उसकी बनानी है रिपोजिटरी। ठीक है। फिर रिपोजिटरी बना के आपने इस ऐड न्यू पे क्लिक करके यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है। फिर यहाँ से अपनी रिपोजिटरी को चूज़ करना है, यानी कि वो चैट विजेट है समथिंग, जो भी आपकी रिपोजिटरी है उसको यहाँ से सर्च कर लेना है और इंपोर्ट पे क्लिक कर देना है। फिर ऑटोमेटिकली ये आपका प्रोजेक्ट बन जाएगा और डिप्लॉय करेगा। और जब कोड डिप्लॉय हो जाएगा तो ये कुछ ऐसा लिंक मेरे पास, ये ऐसा कोई फ्रेमवर्क आ जाएगा, उसमें डिप्लॉयमेंट्स आ रही हैं। जब भी गिट पे भी नया कोड पुश होगा ऑटोमेटिकली डिप्लॉयमेंट भी हो जाएगी, यानी कि ऑटोमेशन भी खुद ही कर देता है वर्सल। और ये प्रोजेक्ट भी बन जाएगा। लोग यहाँ से आप देख सकते हो अपने प्रोजेक्ट के, और ये उसकी एक ऐसी डोमेन भी बना देगा जैसे ये है। तो इस पर क्लिक करूँगा तो ऐसी एक डोमेन बन जाएगी। उस डोमेन पे क्लिक करूँगा, सॉरी मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ। चलो अब थोड़ा सा रह गया, गुजारा कर लेते हैं। अच्छा, अब ये जो है वो हमारा सेटअप हो गया। अब ये इस तरह की डोमेन बन जाएगी जहाँ पे आपका प्रोजेक्ट जो है वो शो होने लग जाएगा। सही है। तो Next.js की डिप्लॉयमेंट समझ आ गई ना आपको कैसे करनी है। गिट पे रिपोजिटरी पुश करनी है, यहाँ पे आके न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है और इंपोर्ट कर देना है। मैन्युअली कुछ नहीं है, सब कुछ ही ऑटोमेटिकली मैनेज करके आपको एक लिंक दे देगा इस तरह का। उसको आप उसमें वर्सल.app होगी, उस पर आपका कोड डिप्लॉय हो जाएगा। वहाँ से हम उसको टेस्ट कर सकते हैं, चला सकते हैं टेस्ट पर्पज़ के लिए। हाँ, एक क्लाउड फ्री क्लाउड है जिसमें सर्च है, फायरबेस है। प्राइवेट भी चल जाती है, पब्लिक भी चल जाती है, बट एवर जो भी आपको चलाना है। ये काफ़ी हद तक फ्री है, हमारे काम तक फ्री है। वैसे ये प्रोडक्शन के लिए पेड है। नहीं, बिल्ड बना के पुश करने की ज़रूरत नहीं है। Next.js खुद से बिल्ड वर्सल खुद से बिल्ड बना लेता है। अगर आपने वर्सल के अलावा किसी प्रोडक्ट पे डिप्लॉय करना है तो फिर हमें बिल्ड बनाना पड़ता है। हाँ जी, ये काफ़ी हद तक, अभी इसकी लिमिटेशन देखी तो नहीं है, काफ़ी हद तक सपोर्ट करती है। ऑल गुड, कोई मसला मसाइल इशू, कोई इशू नहीं है, वो हम पढ़ेंगे अभी नेक्स्ट। सही है। अच्छा जी, आप लोगों ने अब क्या कर लेना है, आज का दिन वर्सल को हेलो वर्ल्ड बना के उसको वर्सल पे डिप्लॉय करना है, ये आपकी असाइनमेंट है। सही है। अब कल फिर हम क्या करेंगे, हम इसके हेलो वर्ल्ड से आगे वाली दुनिया देखेंगे जिसके अंदर क्या है, रिएक्ट को पढ़ना शुरू करेंगे। रिएक्ट को पढ़ेंगे Next.js के अंदर। सही है।